एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 33 एंड द लेक्चर इज मेमोरी। मेमोरी लेक्चर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। और सिर्फ एक ही लेक्चर नहीं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स थे। शॉर्ट टर्म मेमोरी पे अलग था, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे अलग था। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर का मतलब ना आता हो, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बड़ी डिटेल से शॉर्ट टर्म मेमोरी पे, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, सेंसरी मेमोरी पे इन पे दो दो लेक्चर्स बनाए गए थे। ठीक है, तो हम इसे ब्रीफली बस रीड कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्योंकि ये लेंथी भी बहुत है, तो इसे रिवाइज करना कह सकते हैं। ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिटेनिंग, रिट्राइविंग एंड इंफॉर्मेशन को यूज करना अबाउट किसी भी स्टिमुली, इमेजेस, इवेंट या आइडियाज के बारे में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा देर तक तो प्रेजेंट नहीं रहती, इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। मेमोरी एक इंफॉर्मेशन की एक ऐसी टाइप है जो कि प्रोसेस करती है, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, रिटेनिंग एंड स्टोरिंग को। ठीक है, और फिर उसे ब्रिंग अप लेके जाती है हमारे स्टोर्ड कंटेंट तक। यहाँ से हम देखते हैं कि व्हाट डू वी यूज मेमोरी फॉर। हम मेमोरी का इस्तेमाल मतलब क्यों करते हैं? एज अ फर्स्ट लुक एट मेमोरी, लेट्स सी व्हाट डू वी यूज मेमोरी फॉर। बिलो इज जस्ट अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट मेमोरी सर्व्स। मीन्स दैट कोई भी मटेरियल है जिसमें एग्जाम नोट्स हैं, रेसिपीज हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनको अपने माइंड में रखने के लिए, सेव करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत होती है। या आपका डेली स्केड्यूल है, या किसी के नाम्स हैं, या किसी के फोन नंबर्स हैं, या किसी भी प्लेस की डायरेक्शन है, या कोई भी पास्ट इवेंट्स है, इन सब चीजों को अपने माइंड में रखने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत होती है। इसीलिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप कुछ भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को लेबल करने के लिए, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक ट्रैक ऑफ फ्लो के जरिए किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सके। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको अगले ही दो लफ्ज भूल जाते हैं, या आपको ये भूल जाता है कि आपने अभी उससे पिछला क्या फिक्रा बोला है, तो आप किसी भी इंसान के साथ एक फ्लो में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट पे गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट में जाकर क्या करना है, पहले ऑर्डर देना है, फिर खाने का वेट करना है, फिर खाना खाना है, फिर जाते हुए बिल पे करना है, थैंक्स एंड गो ऑन। जब आपको इन चीजों का नहीं पता, तो आप किस तरह से सरवाइव करेंगे? We will not be able to follow sequence in events in films and stories. हम कोई भी इवेंट जो है वो किस तरह से हुआ था, उसकी क्या सीक्वेंस थी, किसकी गलती थी, कैसे हुआ था, उसको किस तरह से ठीक करना है, ये सारी चीजें अगर हमें पता ही नहीं होंगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? इसलिए हमें किसी भी इवेंट में सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। उसको फॉलो करने के काबिल हम तब भी होते हैं जब हमारी मेमोरी अच्छी होती है। केस ऑफ मिस्टर क्लाइव वेयरिंग का यहाँ पर उन्होंने केस बताया हुआ है कि वो उन्हें उनका टोटल लॉस हो चुका था मेमोरी का। एक्सेप्ट ये कि उन्हें जस्ट इमीडिएट जो एक्शंस या चीजें थी वो याद रहती थी, जो फौरी आप कह लें कि एट द प्रेजेंट हो रही होती थी। ठीक है, उनका जो टेम्पोरल लोब था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो नई मेमोरीज को डेवलप करता है। वो ज्यादातर मोस्ट रिसेंट 1 या 2 मिनट्स में उनकी लाइफ को मतलब लाइफ को जीते थे। 1 या 2 मिनट तक उन्हें चीजें याद रहती थी। क्लाइव ने वे एक डायरी बनाई हुई थी जिसके अंदर वो चीजों को लिखते थे। अब वो उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं इतने बजे उठा और फिर मैंने ये काम किया, और फिर जाके वो पीछे से उठा रिमूव कर देते थे कि इतने बजे, क्योंकि वो भूल चुके होते थे उस चीज को। ठीक है, मतलब जितना वो कर रहे होते थे उतना उन्हें याद रहता था। सम क्वेश्चंस अबाउट मेमोरी। मेमोरी के बारे में कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स इनटू मेमोरी, व्हाई वी कांट रिमेंबर सम थिंग्स, वेयर आर माई कीज। कभी कभी हम भूल क्यों जाते हैं कि हमने चाबी कहाँ रखी थी, या उस प्लेस का क्या नाम था, और बाद में हमें याद भी आ जाता है। When two people describe same event, why is their memory different? जब कोई एक ही इवेंट एक तरह का हुआ था, लेकिन दो लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक कह रहा है ऐसा हुआ था, दूसरा ऐसा हुआ था, वो उनकी मेमोरी में डिफरेंट क्यों है? What is happening in brain when above things take place? कि ब्रेन में क्या हो रहा होता है? Why is it that sometimes I know something? हमें लग रहा है कि मुझे वो चीज़ पता है, लेकिन मेरे माइंड में भी नहीं आ रही। हम याद कर रहे होते हैं उसे, लेकिन हमें याद आ भी नहीं रही होती। What is happening in my brain that cause all of the above things to happen? और फिर हमें कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें याद भी आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही होती हैं और किस तरह से हो रही होती हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेमोरी के बारे में, जिसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को आगे पढ़ेंगे। अब मॉडल्स ऑफ मेमोरी, एक यहाँ पर मॉडल है एटकिंसन एंड शिफरन का। उसका मॉडल
मॉडल ऑफ मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 1960 से लेकर बहुत सारे मॉडल मेमोरी के मॉडल्स के फीचर्स से मिलकर ये बना है, या उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। क्योंकि इस मॉडल को एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियली तौर पर शेप किया गया है कि बहुत सारी रिसर्चर में बहुत सालों अ, से मिलाकर इसे बनाया गया, और इस स्टेज पर इस मॉडल को स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉडल भी कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, जिसमें सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है। इन तीनों मेमोरी से हम बड़े अच्छे तरीके से बखूबी वाकिफ हैं कि सेंसरी मेमोरी एक इनिशियल स्टेज होती है जिसके ऊपर कुछ टाइम के लिए हमें कुछ सेकंड्स तक चीज़ें याद रहती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसके अंदर 5 और 7 आइटम्स हमें फॉर अबाउट 15 to 30 सेकंड्स के लिए याद रहती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें सालों तक याद रहती हैं। ठीक है। फॉर द लाइफ टाइम कंट्रोल प्रोसेसर होता है और एक्टिव प्रोसेसर होता है, जो कि हमारे डिफरेंट जिंदगी में होने वाले वाकयात को अपने माइंड में एक स्टोर की तरह सेव रखता है। कंट्रोल प्रोसेसेस का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसेस द मीन रिहर्सल एंड इनकोडिंग। रिहर्सल क्या होता है? जिसके अंदर आप रिपीट करते हैं ओवर चीजों को। आपने किसी से टेलीफोन नंबर मांगा और आपने साथ ही उसे डायल भी करना है, तो आप उसकी कॉल जिसे आपने मांगा है बंद होने तक उस चीज को रिवाइज करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे, और फिर आप फौरन से उसको अपने कीबोर्ड पे टाइप कर लेते हैं। स्ट्रेटजीज टू मेक एन इंफॉर्मेशन मोर मेमोरेबल, सिलेक्टिव अटेंशन। जो स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट किस्म के, हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। एनकोडिंग वो प्रोसेस जिसमें हम स्टोर करते हैं नंबर्स को इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसमें हम रिट्रेवल करते हैं मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जो मेमोरी के कंपोनेंट्स होते हैं वर्क टुगेदर नॉट एन आइसोलेशन, मतलब चीजों को डिफरेंट तरीके से इनकोड करके अपने माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की हमने क्या बात की थी कि ये कितने सेकंड्स तक याद रहती है, मतलब ये कोई भी इंफॉर्मेशन चंद सेकंड्स तक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड्स 2 कर लें सेकंड या 4 सेकंड्स कर लें। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो हम देखते हैं किसी भी शादी पे जो स्पार्कल्स लाइट होती हैं कुछ सेकंड में ऐसे चलती हैं, अब वो घूम के खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एक सर्कल बना है। अब ये एक नई साइंस है कि हमें लगता है कि वो क्या चीज़ है जो हमें लगता है ऐसा, जो हमें ऐसा फ्रेम दिखाती है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होती है? इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने फिल्म्स में। इमेज जो अपेयर होती है सो रैपिडली, आप कर लें कि मैक्सिमम 24 सेकेंड्स के लिए, that we don't see individual image but see a moving image created by the rapid sequence of image। हम क्या एक ही तस्वीर देख रहे होते हैं टीवी स्क्रीन पर? नहीं, वो तस्वीरें हमारे सामने मूव हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। कुछ टाइम के लिए एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके बाद नया सीन आता है, लेकिन वो जो कुछ टाइम के लिए ब्लैक स्क्रीन आती है, क्या वो आपको ब्लैक नजर आती है? वो आपको नजर तो ब्लैक आ रही होती है, लेकिन आपका माइंड उस तरफ नहीं होता। आपके माइंड में अभी वो पिछला सीन का कुछ सेकंड के लिए वही सीन चलता रहता है, और उसी से ही आगे नया सीन आ जाता है, जिससे वो मिलकर एक मूवी बनती है। मूवी मीन्स कि वो चीजें मूव हो रही होती हैं, इमेजेस मूव हो रही होती हैं। इंटरवल्स ऑफ डार्कनेस जो कि फील्ड होती है हमारी परसेप्शन से, वो परसेप्शन होती है जो हमें थोड़ी देर के लिए जो ब्लैक सीन आता है, जो ब्लैक स्क्रीन आती है, हमें नजर नहीं आने देती क्योंकि हम पिछले ही सीन को भी परसीव कर रहे होते हैं। तो ये जो मूवमेंट के एल्यूजन्स है इसको अपेरेंट मूवमेंट कहा जाता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन इफेक्ट की जो कि ट्रायल को ऐड करती है हमारी परसेप्शन में, जिसमें स्पार्कल्स की मूविंग हमने देखी, या फिल्म्स की देखी, ये डार्क स्पेसेस को फिल कर देती हैं, जो मैंने आपको अभी सारी एग्जांपल समझाई है। यहाँ पे भी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। स्पर्लिंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये सामने जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो सॉरी वर्ड लिखे हुए हैं, XMLTAFNBCDZP, ये दिए, और 50 मिली सेकेंड्स के लिए वो इनको स्क्रीन पर लेकर आते थे, और उसके बाद स्टूडेंट से कहा कि आप बताएं कि आपको कौन से सेंटेंस नजर आए हैं, जिसमें 4.5 आउट ऑफ द 12 लेटर्स में से 4.5 उन्हें याद रहे। अब उन्होंने सोचा कि ये भी हो सकता है कि 50 मिली सेकेंड्स में उन्हें सारे लेटर्स नजर ही ना आए हो, शायद नजर इतने आए हों। अब पार्शियल रिपोर्ट में ये देखा गया कि पर्सन सा ऑल द 12 लेटर, जिसमें उन्होंने पर्सन को तमाम लेटर्स दिखाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप रिपीट करें। और डिलेड पोर्शन रिपोर्ट में क्या हुआ, सेम है इसी तरह, एक शॉर्ट डिले दिया गया लेटर्स के दरमियान, और फिर जो टोन बजाई जाती थी जिसके बाद लेटर को प्रेजेंट किया जाता था उसके बाद। तो देखा यह गया कि पार्शियल में तो उन्होंने कुछ आंसर्स ठीक दिए क्योंकि उन्होंने 12 को सही देखा था, लेकिन जो डिलेड पोर्शन था पार्शियल में 82% इन पार्शियल मेथड्स में उन्होंने जवाब दिए, लेकिन डिले में इससे रिजल्ट्स जो थे वो कम हो गए।
क्योंकि वो एक डिले आ गया था, और सेंसरी मेमोरी हमारी इतने ही कम अरसे के लिए तो चीज को माइंड में रखती है। तो ये जो ब्रीफ सेंसरी मेमोरी और विजुअल स्टिमुली है, इसको आइकॉनिक मेमोरी या विजन आइकन कहा जाता है। एक और मेमोरी की भी बात हो रही है। इको मेमोरी साउंड आल्सो प्रिजिस्ट इन द माइंड। द प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड, जिसको इको मेमोरी कहा जाता है, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड, ये कुछ सेकेंड्स के लिए होती है किसी भी प्रेजेंटेशन या ओरिजिनल स्टिमुलस के प्रेजेंटेशन के बाद। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात, पहले हमने सेंसरी मेमोरी देखा, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी देखते हैं कि ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम थोड़े टाइम के लिए सेव करते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम जो भी चीज़ बोलते हैं कहते हैं वो आती भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने पढ़ा था कोग्निटिव साइकोलॉजी में भी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। ठीक है, जो भी हमने इनपुट अपने माइंड को दी वो शॉर्ट टर्म से होती लॉन्ग टर्म में चली गई, लेकिन जब हम उसे दोबारा याद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म से नहीं आती, वो लॉन्ग से बैक शॉर्ट टर्म में जाती है और फिर शॉर्ट टर्म से हमारे पास हमारे माइंड में आती है। एक रिकॉर्ड टेस्ट किया गया जिसमें पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट किए गए स्टिमुली के साथ, एंड देन आफ्टर डिले उनसे पूछा गया कि उन्हें कितने स्टिमुलस याद है। 10 वर्ड्स की ये एक लिस्ट थी, एंड लेटर रिकॉलिंग 3 ऑफ देम इज 30%। अगर वो 3 को रिकॉल करते हैं तो इस मीन के वो 30% इसका जवाब दे रहे हैं। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है। अब मेजरिंग रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन बेसिकली होता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, दिखा के कहा जाता है कि इसमें से पहचाने आपने पहले कोई चीज़ देखी है। इसकी अब बहुत अच्छी एक एग्जांपल एमसीक्यूज की भी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। और अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने घर में याद किया होता है तो ऐसा होता है अक्सर कि हमें वो तो नहीं याद होता। अगर हमें सिर्फ उसकी स्टेटमेंट दी जाए उस क्वेश्चन की तो हमें उसका आंसर नहीं याद होता, लेकिन जब हम वो 4 ऑप्शंस देखते हैं तो वो हमारे फौरन माइंड में आ जाते हैं, वो ऑप्शन उनको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये देखा था, ये इसका आंसर था। तो ये कहा भी जाता है कि रिकॉग्निशन जो मेमोरी है वो ज्यादा आप कह लगे आसानी से आपको आप उसे रिमेम्बर कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या ड्यूरेशन है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और मतलब एक रो बोल के उसके बाद उन्हें कहा कि आपने आगे भी इससे कुछ वर्ड्स बोलते जाना है। फॉर एग्जांपल ट्रायल 1 में कहा गया कि आपने अगर FZL बोला है 45 आगे आप बोलते जाए 46 47 40, जहाँ पर आपको स्टॉप कहा जाए पूछे जाए कि पहले 3 वर्ड क्या थे, कितना याद है आपको। पैटरसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसके इंटरप्रिटेशंस ये निकली थी कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो लेटर्स को भूल जाते थे क्योंकि उसमें एक डिके आता था और उनकी मेमोरी ट्रेस करती थी डिके को, क्योंकि जो पैसेज ऑफ द टाइम आता है उसको लेटर्स को सुनने के बाद उसकी वजह से। रिकैप ऑन एसटीएम की थोड़ी चीजें देख लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है ये एक विंडो होती है ऑन द प्रेजेंट मोमेंट की, जिसमें प्रेजेंट मोमेंट्स हमारे चल रहे होते हैं। और इमीडिएट मेमोरी फॉर मटेरियल के लिए जो करंटली प्रोसेसिंग हो रही होती है, हम इसमें सेंटेंस को सुनते हैं और उन्हें अपनी मेमोरी में होल्ड करते हैं, कोग्निटिव एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, विजुअल एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका जिसमें 15 to 20 सेकेंड्स के लिए मेमोरी रहती है। कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये भी एक बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है और हमने ये कोग्निटिव साइकोलॉजी में भी किया था कि डिजिट नंबर्स को याद रखा जाता है कि आप किसी भी एक बंदे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे, आप उसे पहले कहते हैं कि 2149, इसको रिपीट करो, वो कर लेता है। 39678, 39678 कर लिया, 649784, 649784, 7382015, 738 अब हर किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो सिक्स कितने कोड्स को दोबारा रिपीट कर लेता है। मतलब आप में से कोई होगा जो 9 तक उन्हें दोबारा रिपीट कर लेगा ठीक से, लेकिन कोई होगा जो 8 वाले डिजिट्स को दोबारा रिपीट कर पाएगा, 9 पे जाके भूल जाएगा। तो इस तरह हर किसी इंसान की एक जो एवरेज कैपेसिटी है वो 5 to 9 आइटम्स के दरमियान होती है, लेकिन हर किसी की डिफरेंट होती है, किसी की 5, किसी की 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पर गॉर्ज मिलर ने एक फेमस पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो 7 है वो मैजिकल नंबर है, तो जहां पर आ जाता है मोस्टली होता है कि वो आपको नहीं बोलता। एक्सपेरिमेंट्स लक एंड वोगल की बात हो रही है कि पार्टिसिपेंट इसमें भी फ्लैश लाइट का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें डिफरेंट कलर्स थे, वो दिखाई जाती थी और पूछा जाता था कि आपको कौन सा कलर की रो अब नजर आई है। तो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट। चंकिंग देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलर ने प्रपोज किया था कि पीपल जो है वो इंगेज होते हैं इंटरनल मेंटल प्रोसेस में जिसमें वो कन्वर्ट करते हैं स्टिमुली को किसी भी मैनेजेबल नंबर ऑफ चंक्स में, स्मॉल यूनिट्स में। अगर हमने किसी भी चीज को याद रखना है तो हम कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स को उसके साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होते हैं विद वन एंड बट आर वीकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स इन अदर चंक्स। हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके और फिर उसको अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। चंकिंग एक टर्म होती है
जिस एक टर्म है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं अपनी एबिलिटी को, जिसमें हमने एसटीएम में इंफॉर्मेशन को होल्ड करना होता है। जैसे अब मोबाइल नंबर देख लें तो वो कंट्री कोड है जो हर किसी के सामने से नंबर के साथ सेम होता है, या सिटी कोड, एक्चुअल नंबर, क्यों? फिर उसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम एक चंक बना लेते हैं कि ये तो पता है हमें 051 आना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 042, फिर 051, 046, इस तरह डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके हम उस चीज को अपने माइंड में स्ट्रांगली, मतलब काफी टाइम के लिए अपने माइंड में रखने की कोशिश करते हैं मेमोरी में। इन कोडिंग, कोडिंग क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन कोडिंग जो हम पढ़ के आए हैं कि एक प्रोसेस है कोडिंग का, जिसमें हम प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट मेथड से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर सकें। इसमें फिजिकल अप्रोच भी होती है एंड मेंटल अप्रोच भी होती है। ऑडिटरी कोडिंग क्या होता है? ये इन्वॉल्व होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है आइटम्स को एसटीएम में, जो कि बेस्ड कर रही होती है साउंड्स पे। ठीक है, डिफरेंट किस्म की साउंड्स पर भी हम इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको सुनाई जाती थी एक रो, एक लेटर्स की। अब इसमें ये हुआ कि वो ज्यादातर मिक्स कर जाते थे, जो साउंड जो थे जिन लेटर्स के वो सिमिलर थे। मतलब एफ वो मोस्टली मिस आइडेंटिफाई करते थे एस के साथ, ये एक्स के साथ, लेकिन एफ के साथ वो ई को कंफ्यूज नहीं होते थे, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट साउंड है। फिर विजुअल कोडिंग भी होती है, जिसमें हम चीज़ों को देख कर याद रखते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है मैप की। आपका बाज़ का मैप अगर किसी भी स्ट्रीट का लेआउट किया जाता है और आपको कह रहा था इसको माइंड में सेव कर ले, और सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो वर्बली जो माइंड में रखने वाली वो मैप होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारी विजुअल मेमोरी पे कि वो कितनी स्ट्रोंग है। अब यहाँ पर भी ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल्स को एक्सपेरिमेंट, जो पार्टिसिपेंट्स को पहले एक यही बॉक्स दिखाया गया था जो कि इधर नहीं बनाया गया। उसमें कुछ जो बॉक्स थे वो ब्लैक थे अंदर से, और उन्हें एक दफा दिखा के हटा लिया गया कि अब आपने यहाँ पर दोबारा जो ब्लैक बॉक्स थे उनको उनमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 2 और 5x 5 × 6 के मैट्रिक्स बनाए गए थे, जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रेजेंट किए गए थे। पार्टिसिपेंट जो थे वो कंप्लीट पैटर्न्स को फॉलो करते हुए 9 तक तो जाते थे, शेड स्केयर करते थे, उसके बाद उनके जो एरर्स थे वो आने शुरू हो जाते थे, क्योंकि इतना ज्यादा तो आप याद नहीं रख सकते। सिमेंटिक सिमिलैरिटी ऑफ द आइटम्स में मीनिंग जो भी वर्ड्स के होते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट अफेक्ट होता है नंबर के आइटम्स पर, जिन्हें हम स्टोर करते हैं, और जो सिमेंटिक कोडिंग होती है वो उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है आइटम्स को हमारी मेमोरी में इन द टर्म ऑफ द मीनिंग्स में। ठीक है, कि क्या उनके मीनिंग्स है, उनकी बेस पर जो हम अपनी मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 33। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।